हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। आइए देखिए क्लास 6 विषय समाज विज्ञान अध्याय 2 पूरा पसाड़ युग। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले दिनों जैसे कि पढ़ाया था, ये पसाड़ युग में जो 3 भागों में बांटा गया था, पहला था हमारा पूरा पसाड़ काल, दूसरा मध्य और तीसरा है नव पसाड़ काल। तो उसमें से पहला आप लोग को यानी पूरा पसाड़ काल यानी पूरा पसाड़ काल के बारे में आप लोग को बता दिए थे। आज मैं पुनः आप लोग को मध्य पसाड़ काल के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखिए, यानी मध्य पसाड़ काल की अवधि कब से कब तक थी। यानी मध्य पसाड़ काल की अवधि 1 लाख ईस्वी से, यानी मध्य पसाड़ काल की अवधि 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व, यानी यानी मध्य पसाड़ काल के बाद 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। इस काल में यानी किस काल में, यानी मध्य पसाड़ काल में, यानी इस काल में जो उपकरण आकार में कैसे होते थे, बहुत छोटे होते थे। यानी मध्य पसाड़ काल में जो उपकरण बनते थे वो कैसे होते थे, छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। इस प्रकार आदिमानव ने अपने अनुभव और खोजों के आधार पर प्रगत करने लगा। उसने अपने औजारों को चिकना तथा तेज धारदार बनाने का प्रयास करने लगा। यानी मध्य पसाड़ काल में जो औजार होते थे वो अत्यंत चिकने तथा तेज धारदार बनाए जाते थे। इस तरह से इस काल की और जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस काल की, यानी किस काल की, मध्य पसाड़ काल की, इस काल के मानव की निम्न विशेषताएं थी, यानी निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस काल के मानव की जो निम्नलिखित विशेषताएं थी उसमें से हमारा पहला था क्या, कृषि। यानी पहला हमारा है औजार और हथियार, औजार व यानी मध्य पसाड़ काल की जो मानव सभ्यता की जो मानव के जो निम्नलिखित विशेषताएं थी उसमें हमारा पहला है औजार और हथियार। मध्य पसाड़ काल के औजार और हथियार अत्यंत आकार में छोटे थे। इसके अलावा सबसे अधिक औजार कहाँ मिले थे, फ्रांस और जर्मनी में। यानी मध्य पसाड़ काल के औजार और हथियार सबसे अधिक फ्रांस और जर्मनी में मिले थे। मनुष्यों ने औजारों और हथियार निर्माण में काफी उन्नत कर ली थी। इस काल में औजार और हथियार के अलावा जैसे कुल्हाड़ी, बर्छी तथा लकड़ी के हत्थे वाला भी प्रयोग करने लगे थे। किस रूप में, औजार यानी हथियार के रूप में। अब है हमारा दूसरा है खान पान तथा पहनावा। खान पान तथा पहनावा, यानी इस काल में, यानी मध्य पसाड़ काल में जो दूसरा हमारा है जिसमें खान पान तथा पहनावा, इस काल में मानव ने पशुओं तथा
मछलियों को यानी पशुओं तथा मछलियों को मांस को भूनकर खाने लगा था, न कि कच्चा खाता था। इसके अतिरिक्त वह कंदमूल यानी कंदमूल फल पेड़ पौधे से जो मिलते थे बीज उनको भी खाता था। मनुष्यों ने धनुष तथा मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे भी बना लिए थे। इस काल की स्त्रियां मध्य प्रसार काल की यानी इस काल की स्त्रियां वृक्षों की छाल से अपने शरीर को क्या करती थी, ढकती थी। जैसा कि आज होता है ना, मानो अपने वस्त्र पहनने के लिए तरह तरह के वस्त्र पहनते, तो उस काल में यानी मध्य जो प्रसार काल था, ठीक, उसमें जो पहनावा था स्त्रियां वह वृक्षों की छाल से अपने शरीर को ढकती थी। और पुरुष लोग पर क्या करते थे, जो मरे हुए जानवर थे, जिन जानवरों को शिकार करता था, उन जानवरों के जो खाल निकालते थे उन उठवाकर सुई से सी कर अपने शरीर को क्या करते थे, ढकते थे। वही उन लोगों को सर्दी, जाड़ा और गर्मी, बरसात से बचाता था। इस तरह से अब हमारा तीसरा है परिवार का स्वरूप। अब आए देखिए परिवार का स्वरूप यानी मध्य प्रसार काल में। एक पहला आपको बताएं, दूसरा खानपान पहनावा, तीसरा हमारा है परिवार का स्वरूप यानी मध्य प्रसार काल में मनुष्य समूह बनाकर रहते थे। यानी मध्य प्रसार काल में मनुष्य ने समूहों में रहना पसंद किया, यानी समूह बनाकर रहता था। किस लिए? कि जंगली जानवरों से बचे। जैसे आज होता है ना, हर एक घर में कोई न कोई सदस्य होता है जो घर पे क्या होता है, सबसे कोई मुखिया होता है। तो उस समय भी यानी मध्य प्रसार काल में उस समय भी लोग समूह में रहने लगे। अब वो समूह में जो सबसे अधिक शक्तिशाली होता था वही क्या होता था, उस समूह का अगुवा होता था। इस तरह से प्रत्येक समूह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मुखिया यानी सरदार होता था, जिसे की आज्ञा का पालन यानी जिसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते थे। अब हमारा है तीसरा मृतक संस्कार। यानी मध्य प्रसार काल में मृतक संस्कार देख लीजिए। मध्य प्रसार काल में मृतक संस्कार की तीन विधियां प्रचलित थी। पहला तो यह था कि मरे हुए व्यक्ति को लोग क्या करते थे, खुले मैदान में फेंक देते थे, यानी जिसे पशु पक्षी खा लेते थे। या कुछ लोग मरे हुए व्यक्ति के ऊपर लाल रक्त से रंग यानी लाल रक्त का जो रंग होता था उसे शरीर को रंग देते थे, जिससे क्या हो सके, पुनः उनके शरीर में रक्त का निर्माण हो सके। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग करते थे, अपने सगे संबंधियों को अच्छी तरह से ठीक मिट्टी में क्या करते थे, दफना देते थे। इस तरह से जो मृतक संस्कार थी वह 3 भागों में प्रचलित थी। अब हमारा चौथा है धार्मिक। धार्मिक विश्वास। मध्य प्रसार काल में देख लीजिए, जो धार्मिक विश्वास है, ल्यूकस नामक विद्वान का मत था कि मध्य प्रसार काल की अवधि में धार्मिक विश्वासों की क्या हुई, नींव पड़ी। किस विद्वान का मत है? ल्यूकस नामक, यानी ल्यूकस नामक विद्वान का मत था कि मध्य प्रसार काल में धार्मिक विश्वास की नींव पड़ी थी। इस काल का मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लगा था, जो कभी नहीं मरती है। यानी इस काल में मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने लगा था, जिससे यह होता कि
यह जिससे यह होता था जो आत्मा कभी नहीं मरती है। तो इस तरह से धार्मिक विश्वास है। अब हमारा 6वां है कला। मध्य पाषाण काल की अवधि में एक कला का भी आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल में मानव ने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति कर ली थी। गुफाओं के अंदर औजार तथा हथियारों के बने चित्र बहुत सुंदर होते थे। स्पेन की गुफाओं में यानी कला क्षेत्र में स्पेन की गुफाओं में रंगीन भैंसों के चित्र के कुछ चित्र मिले थे, जिससे यह आकर्षित होता है कि मध्य पाषाण काल में कला का भी अधिक से अधिक आविष्कार हुआ था। अब तीसरा देख लीजिए नव पाषाण काल। नव पाषाण काल पहला आप लोग पूरा पाषाण काल पढ़े, दूसरा मध्य पाषाण काल पढ़े। अब तीसरा हमारा है नव पाषाण काल। यानी नव पाषाण काल की अवधि कब तक थी? यानी नव पाषाण काल की अवधि 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। यानी नव पाषाण काल की अवधि कब से मानी गई है? नव पाषाण काल के बाद 40,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक स्वीकार की गई है। मानवीय ज्ञान तथा खोजों के विस्फोट से, यानी मानवीय ज्ञान तथा खोजों के विस्फोट से इतिहास में जिस युग का सूत्रपात हुआ वह क्या था? नव पाषाणी। यानी जिस युग का शुरुआत हुआ कौन सा काल था? वह नव पाषाण काल था। नव पाषाण काल में उन्नत की सीमा, यानी नव पाषाण काल में युग की संज्ञा उन्नत की सीमा रेखा पूरा पाषाण काल को नव पाषाण काल क्या करती है? पृथक करती है। नव पाषाण काल में मानव जीवन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जो बड़ी तेजी के साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत करने लगा। इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं उसको देख लीजिए। तो इस काल की प्रमुख विशेषताएं में पहला हमारा है कृषि का आरंभ। यानी नव पाषाण काल में हमारा पहला है कृषि का आरंभ। नव पाषाण युग की प्रमुख विशेषता मनुष्य तथा कृषि कार्य करने में लगा था। निसंदेह मानव सभ्यता का सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन था। जो स्त्रियां अपने खाने योग्य जैसे जंगलों से जो अनाज बीज फल पाते थे, ठीक वही खाते थे। लेकिन एक विद्वानों ने देखा कि जो अनाज के बीज थे वह जमीन में बोने से एक नया पौधा तैयार हो जाता था। इस तरह से अब उन्होंने खाने में अब प्रकृति पर न निर्भर होकर उन्होंने अपने स्वयं पर निर्भर हो गए। इस तरह से अब वह कृषि कार्य करने के साथ साथ यानी खाने पीने योग्य पदार्थ जैसे प्रकृति पर निर्भर हुए और अपने स्वयं पर निर्भर हो गए। इस तरह से वर्तमान के साथ साथ उन्होंने भविष्य को भी सचेत करने लगे। अब हमारा दूसरा है पशुपालन का आरंभ। यानी कृषि बाद अब आता है हमारा पशुपालन का आरंभ। पशुपालन का आरंभ नव पाषाण काल में पहला कृषि का आरंभ था। अब दूसरा हमारा पशुपालन का आरंभ है। कृषि करने के साथ ही मानव ने पशुओं के महत्व को भी समझ गया। यानी कृषि करने के साथ ही मानव ने पशुओं के महत्व को भी समझ गया। अब उसने उपयोगी पशुओं को पालना आरंभ कर दिया।
जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा आदि जानवरों को पाने लगा। ठीक, अब उसके साथ साथ उन्होंने दूध का भी उपयोग करना सीख लिया, जैसे गाय, बकरी, भैंस को पालने लगा, जिससे उसे क्या होने लगी, दूध को प्राप्त होने लगा। अब उसके बाद बैलों का प्रयोग उन्होंने हल चलाने में प्रयोग करने लगा। इस तरह से उन्होंने पशुपालन का आरंभ कर लिया। अब हमारा तीसरा है पहिए की खोज। पहिए की खोज में देख लीजिए, इस काल में के आसपास मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्राविधिक क्रांति प्रारंभ हो गई। पहिए के आविष्कार से सर्वप्रथम कुम्हार के चाका का आविष्कार हुआ, जिसे मिट्टी के अनेक प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य वस्तुएं बनाई जाने लगी। इससे मनुष्य को क्या हुआ, इससे मनुष्य को बोझा ढोने में भी सहायता मिलने लगा। अब मनुष्य ने गाड़ियों बनाना भी शुरू कर दिया और माल ढोने के उद्देश्य से खच्चरों, गद्दों, घोड़ों और बैलों का उपयोग करने लगा। इस तरह से हमारा जो पहिए का आविष्कार का खोज यानी पहिए की जो खोज हुई वह भी लगभग नवपाषाण युग में सफल हो गई। अब हमारा चौथा है धार्मिक विश्वास, यानी लास्ट है जो नवपाषाण युग का वह है धार्मिक विश्वास। नवपाषाण काल में हमारा जो चौथा है वह लास्ट जो धार्मिक विश्वास। नवपाषाण काल में जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा तारों को अलौकिक शक्ति मानकर उनकी लोग पूजा करते थे। उस समय यानी नवपाषाण काल में यानी जादू, टोने तथा धार्मिक कर्मकांडों को भी मान्यता दी गई। मातृ देवी उनकी प्रमुख देवी थी, अतः सर्वत्र उसकी उपासना की जाती थी। भारतवासी अनेक देवी देवताओं को उपासना करने के कारण अनेक संप्रदाय में क्या हो गए थे, बट गए थे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा जो अध्याय 2 था पूरा पाषाण युग, जो तीनों अलग अलग था उनको बताएं, उनको जो हेडिंग था वो भी बताएं। अब इसको मैं HW के तौर पर लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।